हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अब हम दोबारा से जो इतिहास हमने पहले पढ़ा था, जो हिस्ट्री हमने पहले पढ़ी थी, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स पर पूरा फोकस करते हुए, जैसे अब हमारा फोकस एग्जाम एस्टेट आएगा उसके लिए। लेकिन ये केवल एस्टेट ही नहीं बल्कि जितने भी एग्जाम्स रहेंगे जिसमें कि गुप्त साम्राज्य रहेगा, जिसमें कि इतिहास रहेगा, वहां पर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं गुप्त साम्राज्य से संबंधित पूरी जानकारियां आप लोगों को दूंगा और ये जानकारी जो है वो वन लाइनर फॉर्म में होगी। वन लाइनर में आपका फायदा ये रहेगा कि आपको टू द पॉइंट चीज मिलेगी और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का आउटपुट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो इससे पहले जानकारियां शुरू करें, मैं आपको बता देता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये पूजा पब्लिकेशन की बुक है सामान्य ज्ञान, इससे पढ़ाऊंगा। ये बुक आईएएस पीसीएस की बुक है। आईएएस और पीसीएस से संबंधित मुख्य रूप से पढ़ी जाती है ये बुक। इस बुक में ये केवल हिस्ट्री का आप लोगों के सामने विषय है। ये सारे जो टॉपिक हैं ये हिस्ट्री के हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और इस बुक को हमने पूरी तरह से कवर करना है। जब ये आईएएस और पीसीएस के लिए है तो इससे आपका ये छोटा लेवल जो है, जो पीजीटी लेवल है, जो टीजीटी लेवल है, स्टेट लेवल है, यूपीएसआई लेवल है, वो कवर करने की पूरी गारंटी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ अगर आपको ये बुक अच्छी लगती है तो आपके सामने नंबर लिखे हैं, आप लोग कॉल करके आप इसको मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं अब हम गुप्त काल से संबंधित कुछ जानकारियां। सबसे पहले तो बात करेंगे कि गुप्त साम्राज्य का उदय जो था वो 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। तो पहली जानकारी आपको यही मिलती है कि 3री शताब्दी के अंत में कहां पर इसका शुभारंभ, इसका उदय हुआ था, कौशाम्बी के निकट हुआ था। कौशाम्बी जो है वो वर्तमान में प्रयाग के निकट है। गुप्त मुख्य रूप से कुषाण जो थे, इससे पहले मैं कुषाणों के बारे में चर्चा कर चुका हूं। गुप्त मुख्य रूप से कुषाणों के अधीन सामंत थे, लेकिन बाद में चल करके उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। अगर हम बात करें कि गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुप्त वंश की स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी तक यहां पर शासन किया था और गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त को ही माना जाता है। गुप्त वंश श्रीगुप्त के पश्चात उनका पुत्र यानी कि दूसरा शासक जो रहा वो रहा घटोत्कच, जिन्होंने 280 से 320 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा एक नया गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया था। तो ये जानकारी यहां से मिली आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से गुप्त शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने यह उपाधि धारण की। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो यहां से आपको देखिएगा महाराजाधिराज बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपने पढ़ना है। गुप्त वंश 319-20 ईस्वी तथा शक संवत 78 ईस्वी के बीच जो 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त संवत बात करते हैं। गुप्त संवत जो था, जो कि 319 अभी बताया ना, 319 में शुरू हुआ था, और जो भारतीय कैलेंडर मानते हैं जो शक संवत है, इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? 241 वर्षों का अंतर है। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रजत यानी कि चांदी की मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। तो अगर पूछा जाता है कि गुप्त वंश में चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था, तो सबसे पहले गुप्त वंश में ही चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त उनके चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात शासक बने और इनके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो अगर पूछा जाए कि गुप्त वंश का, गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ, तो ये हुआ था समुद्रगुप्त के समय में। और समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उसके बाद बात करते हैं कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला
प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। तो अभी राजाधिराज की उपाधि तो धारण की थी, महाराजाधिराज की उपाधि तो धारण करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, लेकिन अगर पूछा जाता है पद्म भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि किसने धारण करी, तो वो चंद्रगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने ये उपाधि धारण करी थी। इसके पश्चात समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत उनका प्रयाग स्तंभ लेख है, जिसमें धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रयाग स्तंभ लेख को मुगल सम्राट अकबर ने कौशांबी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में सुरक्षित कराया था। तो ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मुगल सम्राट ने प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में रखवाया था। तो ये मुगल सम्राट थे अकबर, जिन्होंने कौशांबी से हटवा करके इसे कहां स्थापित करा दिया था, इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था, सुरक्षित रखवा दिया था। इसके पश्चात प्रयाग स्तंभ लेख में बीरबल तथा जहांगीर का भी उल्लेख मिलता है, इन दोनों का भी लेख वहां पर किया गया है। यह विशुद्ध रूप से ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ लेख कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो यह ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि से वैसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की या हमारी सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रमाणित लिपि कौन सी है। तो जब मैं हड़प्पा सभ्यता बता रहा था, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने बताया था आपसे कि ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणित लिपि है। और अगर भाषा पूछी जाती है तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम और सबसे परिष्कृत भाषा के रूप में जानी जाती है। सबसे पहले समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया, जिसमें अच्युत, नागसेन और गणपति नाग प्रमुख थे। जो 9 शासक, जो 9 राजा पराजित हुए थे, उनमें ये शासक प्रमुख थे। अच्युत कहें, नागसेन कहें या गणपति नाग कहें। उसके बाद बात करते हैं कि दक्षिणापंथ के युद्ध में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को एक साथ परास्त किया, परंतु उन्होंने परास्त करने के पश्चात जब ये 12 राजा हराए थे, इनको हराने के पश्चात भी समुद्रगुप्त ने उन्हें दोबारा से स्वतंत्र कर दिया था और उनकी जितनी जीती हुई सामग्री थी वो उनको लौटा दी थी। इसे दक्षिणापंथ में ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है। तो अगर जो पूछा जाए आपसे कि जो 12 राजाओं को परास्त किया था लेकिन इन्हें वापस छोड़ दिया था, इन्हें वापस स्वतंत्र कर दिया था, तो इसको क्या कहा गया है, तो इस कार्य को कहा गया है ग्रहण मोक्षानुग्रह। तो ये जानकारी आपको यहां से मिली है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के उपरांत अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। गुप्त वंश में अपनी विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने या कौन से राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था, तो समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। इतिहासकार का नाम आता है कि विंसेंट स्मिथ। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा है। बहुत बार आपके प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि भारतीय नेपोलियन कौन है, तो भारतीय नेपोलियन जो है वो है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को किसने कहा है, तो ये इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी कहा है। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है क्योंकि उनकी जो रुचि थी वो कविताओं के प्रति थी, संगीत के प्रति थी, विद्या के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्हें कविराज भी कहा गया है। उन्होंने कवियों को अपने क्षेत्र में, अपने शासन में संरक्षण प्रदान किया है, संगीतकारों को अपने शासन में बुलाया है, संरक्षित किया है, उनकी पूरी तरह से उनकी सेवा करी है, ऐसा कह सकते हैं आप। और जो समुद्रगुप्त हैं उनको उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी उनके चित्र देखे जा सकते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे पहले तो पूछा जाए कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया, समुद्रगुप्त ने करवाया। भारतीय नेपोलियन कौन थे, समुद्रगुप्त थे। किसे कविराज कहा गया, समुद्रगुप्त को कहा गया। कौन सा गुप्त शासक ऐसा था जो कवि, संगीत प्रेमी था, विद्या का संरक्षक था, तो समुद्रगुप्त था। कौन से शासक को वीणा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है, तो वो भी कौन था, समुद्रगुप्त था। अब समुद्रगुप्त के बारे में एक और बात खास थी कि इनके दरबारी कवि थे हरिसेन।
हरिसेन जो थे ये इनके दरबारी कवि थे तथा वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया था। इनके दरबारी कवि तो हरिसेन हो गए थे, लेकिन इनके साथ साथ इन्होंने वसुबंधु को भी संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी थी। ये जो नाम लिखवाए ना मैंने आपको दिखाया, हरिसेन और वसुबंधु, इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना करी थी। अब बात करते हैं कि ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब समुद्रगुप्त से एक बात और भी आती है कि विष्णु का उपासक, विष्णु भगवान का उपासक जो था वो भी कौन था? समुद्रगुप्त था। और बात कर लेते हैं कि उसने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे प्रश्न तो इनको आपने गौर से पढ़ना है। उसके बाद समुद्रगुप्त के पश्चात राजा कौन बना? तो इनका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो समुद्रगुप्त का उत्तरदायी था। उत्तरदायी नहीं, उत्तराधिकारी था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहा गया है? विक्रमादित्य भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। अब समुद्रगुप्त के पश्चात अगर कोई शक्तिशाली शासक हुआ तो वो हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के कुछ अन्य नाम भी थे, जैसे कि देवगुप्त, जैसे कि देवराज, जैसे कि देवश्री। ये सारे के सारे नाम किसके थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नाम थे। इन्होंने भी कुछ अपने आप को उपाधियां दी, जैसे विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत। ये सारी उपाधियां, सारी की सारी उपाधियां जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को दी थी या इनको ये उपाधियां प्राप्त हुई थी। बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था नाग राजकुमारी कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। उसके बाद बात करते हैं कि उदयगिरी गुहालेख के शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। जो चंद्रगुप्त के जो उदयगिरी गुहालेख है, इनके शब्दों में चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, यानी कि कृतसन पृथ्वी जय, ये इसका अर्थ है। ठीक है। बात करते हैं कि चंद्रगुप्त ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में शक राज्यों में चांदी के सिक्के प्रचलित करवाए थे। उसके बाद बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। आपने पढ़ा होगा कि नवरत्न अभी केवल चंद्रगुप्त ही नहीं बल्कि और भी शासक हैं जिनके दरबार में नवरत्न रहते थे। जैसे जैसे आएंगे मैं सबके नाम आपको बताता रहूंगा। अभी पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न जो थे वो कौन कौन थे? सबसे पहले तो कालिदास, दूसरा क्षपणक, जैसे कि फलित ज्योतिष के विद्वान थे ये। एक और है शंकु जो कि वास्तुकार थे। एक और है घटकर जो थे वे। उसके बाद वर रुचि, उसके बाद आता है धनवंतरी, उसके बाद आता है अमर सिंह जो कि कोशकार थे। उसके बाद आता है बेताल भट्ट, वराह मिहिर जो कि खगोल शास्त्री हुए हैं। ये सारे के सारे 9 के 9 जो मैंने आपसे बताए हैं ये नवरत्न थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या विक्रमादित्य के दरबार में सारे के सारे नवरत्न थे। उसके बाद बात करते हैं कि चंद्र नामक राजा की पहचान जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की गई है। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैष्णव था जिसने परम भागवत तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त का संधि विग्रहिक सचिव वीरसेन शैव था। चंद्रगुप्त के अगर सेनापति के नाम बात पूछी जाती है तो चंद्रगुप्त के सेनापति थे आम्रकार्दव जो कि बौद्ध थे। उसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री कौन आया था भारत? फाहियान। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि फाहियान जो कि एक चीनी यात्री था वो
किस गुप्त शासक के समय में भारत आया था? तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में वो भारत आया था। अब उन्होंने मध्य प्रदेश को क्या कहा? जो फाहियान चीनी यात्री भारत आया था, उन्होंने मध्य प्रदेश को क्या कहा? ब्राह्मणों का देश कहा। मध्य प्रदेश जो क्षेत्र था उसे क्या कहा? ब्राह्मणों का देश। उसके बाद बात करते हैं कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख यिन तू नाम से करते हैं। चीनी लेखक जो थे वो भारत देश का उल्लेख किस नाम से करते हैं? वो करते हैं यिन तू के नाम से चीनी यात्री भारत का उल्लेख करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा था। कुमारगुप्त के शासन का वर्णन कहां से मिलता है? तो कौन से अभिलेख से मिलता है? तो वो था विल्सण अभिलेख। विल्सण अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन का वर्णन मिलता है। कुमारगुप्त का छोटा भाई जो था उनका नाम था गोविंद गुप्त बसाड़, जो कि वैशाली का राज्यपाल था। उसके बाद गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके समय में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कुमारगुप्त के। अगर पूछा जाए कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किसके मिलते हैं, तो ये मिलते हैं कुमारगुप्त के। और मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति जिसका नाम क्या था? हूण का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि हूण का आक्रमण, हूण क्या है? ये एक मध्य एशिया में निवास करने वाली बर्बर जाति है। इस जाति का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो ये हुआ था स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। उसके बाद कुमारगुप्त के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहां से कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसके समय में करी गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में करी गई थी। और कुमारगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? तो कुमारगुप्त जो थे वे चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में कुमारगुप्त का शासन आता है। यहां से हम एक बात और भी पढ़ सकते हैं कि इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। और भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय। पूरे विश्व से जब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, स्थापना के पश्चात नालंदा विश्वविद्यालय में पूरे विश्व से छात्र पढ़ने आते थे यहां पर। और नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, चंद्रगुप्त के सिक्कों से पता चलता है, चंद्रगुप्त नहीं, कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अभी मैंने एक बात और बताई थी कि एक और शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो आपने इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है। और कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त जो था वो शासक बना था। स्कंदगुप्त कुशल प्रशासक था जिसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया था। यह बहुत बार पूछा जाता है कि गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है इसका पुनरुद्धार का कार्य किसने किया था? तो इसका कार्य किया था स्कंदगुप्त ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है, जो कि ये जो है सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंप दिया गया था। इसका पुनरुद्धार कराया और किसे सौंप दिया गया था? सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंप दिया गया था। बात करते हैं आगे कि आगे ये है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद स्कंदगुप्त ने 466 में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी अयोध्या हस्तांतरित करी। तो अयोध्या जो है, आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो अभी प्रगति पर चल रहा है। और अयोध्या के जो एयरपोर्ट है उसका भी नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मैं हर बात बताता रहता हूं आपको, ये सब करंट अफेयर जो डेली पढ़ाता हूं ना, उसमें पढ़िएगा ये सब बातें आप। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम रख दिया गया है अब अयोध्या के एयरपोर्ट का। तो कौन सा ऐसा गुप्त साम्राज्य, ऐसा सम्राट था जिसने कि अपने राजधानी को अयोध्या में हस्तांतरित कर लिया था? तो स्कंदगुप्त ऐसा गुप्त सम्राट था जिसने कि अपनी राजधानी को कहां पर कर लिया था? अयोध्या में हस्तांतरित कर लिया था। बात करते हैं आगे कि स्कंदगुप्त के समय हूणों ने आक्रमण किया। बिल्कुल अभी पढ़ लिया। हूण जो है वो
मध्य एशिया की बर्बर जाति थी। ये सारी बातें मैं आप सभी को बता चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं कि अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो अंतिम गुप्त शासक जो था वो था विष्णुगुप्त। उसके बाद बात करें कि गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी को कुमार अमात्य कहा जाता था। कुमार अमात्य, इसको आप अलग अलग करके पढ़ सकते हैं कि कुमार और अमात्य। तो सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था गुप्त साम्राज्य के समय में, सबसे बड़े अधिकारी को क्या कहा जाता था? कुमार अमात्य कहा जाता था। उसके बाद बात करते हैं कि सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था उसकी सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। और देश का प्रशासक क्या कहलाता था? तो देश का प्रशासक जो कहलाता था वो कहलाता था गोप्ता। गोप्ता किसे कहा जाता था? ये देश के प्रशासक को कहा जाता था। और सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश थी। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक एक मैंने बताया था आपको। वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे तो थोड़े समय में हम ज्यादा बातें सीख पाएंगे। उसके बाद बात करिएगा कि राज्य के प्रांतों को क्या कहा गया है। तो राज्य के जो प्रांत होते थे उन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। उन्हें प्रदेश या भोग भी कहा जाता था। तो भुक्ति को ही क्या कह दिया गया? प्रदेश कह दिया गया। और प्रदेश को ही क्या कह दिया गया? भोग कह दिया गया। और अंतिम बात यहां से है कि प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी तथा उन्हें उपरिक, गोप्ता, भोगपति तथा राजस्थानीय कहा जाता था। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक एक करके आप लोगों के सामने आ रही है। बात करते हैं कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ, कि उस समय शंकराचार्य जी थे जिन्होंने कुछ मठों की रचना करी थी, जिन मठों की स्थापना करी थी। कौन कौन से मठ थे? तो सबसे पहले तो बात करते हैं गोवर्धन पीठ, कहां पर? पुरी ओडिशा में। दूसरा था शारदा पीठ, कहां पर? द्वारका गुजरात में। उसके बाद ज्योतिष पीठ, कहां था? बद्रीनाथ उत्तराखंड में। और एक और था श्रृंगेरी पीठ। श्रृंगेरी पीठ कहां था? मैसूर कर्नाटक में। तो इन सारे मठों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ये जाता है शंकराचार्य जी को। उसके बाद जो कि गुप्त वंश में ही थे। उसके बाद बात करते हैं कि नगर प्रशासन के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? पुरपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक कहा जाता था। जो नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था उसे पुरपाल, नगर रक्षक या द्रांगिक कहा गया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। उसका सर्वोच्च अधिकारी ग्रामपति या महत्तर होता था। गांव की सबसे छोटी इकाई क्या थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, और इसके सर्वोच्च अधिकारी को ग्रामपति या महत्तर कहा गया है। विषय के अंतर्गत कई ग्राम, जो सबसे छोटी इकाई तो हमने बता दिया ग्राम, लेकिन कई ग्रामों से मिलकर के क्या बनता था? कई ग्रामों से मिलकर के बनता था विषय। उसके बाद ग्राम एवं विषय के मध्य पेट, जिसे कि ग्राम समूह का अस्तित्व मिलता है। जैसे बताया भाई, गांव तो सबसे छोटी इकाई थी और कई गांवों का समूह क्या कहलाया था? विषय कहलाया था। अब इन दोनों के बीच की जो अस्तित्व मिला है वो मिला है पेट। पेट भी कुछ गांवों का समूह ही होता था, लेकिन विषय की तरह नहीं होता था। विषय बड़े गांवों का समूह होता था और ये जो था ये छोटा समूह होता था। और उसके बाद बढ़ते हैं कि राजा के पास स्थायी सेना होती थी। जितने भी गुप्त वंश में शासक हुए हैं उनके पास स्थायी सेना होती थी अपनी। और स्थायी सेना के कितने अंग होते थे? 4 अंग होते थे। सबसे पहला पदाती, जो कि पैदल सेना होती थी। उसके बाद रथरोही जो रथ पर होते थे। अश्वरोही, जो कि अश्व घोड़ों पर सवार होते थे। और अंतिम है गज सेना, जो किस पे सवार होती थी? जो कि हाथियों पर सवार होते थे। पदाती पद पैरों पर चलने वाले, रथरोही रथ पर चलने वाले, अश्वारोही अश्व पर चलने वाले, और गज सेना जो कि हाथियों पर चलती थी। अगर बात करें कि कर कितना वसूल करते थे किसानों से, तो गुप्त काल के समय में 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक कर वसूला जाता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि राजस्व के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे। सबसे पहला तो होता था भाग। भाग मतलब भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। उसके बाद होता था भोग। भोग राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जी आदि की भेंट क्या कहलाती थी? भोग। उसके बाद आता था उद्रंग। उद्रंग क्या होती थी? ये भी एक प्रकार का भूमि कर होता था। उसके बाद ऊपरी कर। ऊपरी कर क्या था? कि ये भी भूमि कर का ही नाम है। भूतावात प्रत्याय, ये विदेशी वस्तुओं के आयात पर, जो आयातित वस्तुएं होती थी जो विदेश से मंगाई जाती थी उन पर जो कर लगाया जाता था वो होता था भूतावात प्रत्याय।
उसके बाद बात करते हैं कि करों की जो अदायगी थी वो हिरण्य, नगद या मेय, अन्य दोनों रूप में करी जाती थी। कि जो गुप्त समय था, उस समय गुप्त काल के समय में जो राजस्व स्रोत होते थे उनमें जो किसानों द्वारा कर लिए जाते थे उन्हें चाहे नगद भी दे सकते थे या अन्य के रूप में भी दिया जा सकता था। अब देखिएगा कि नगद जो होता था उसे तो हिरण्य कहा गया है, लेकिन जो अन्य के रूप में प्राप्त किया है उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है मेय। तो ये यहां से था। उसके बाद बात करते हैं कि मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस भूमि को क्या कहा गया था? तो जो भूमि ब्राह्मणों को या मंदिर को दान में दे दी जाती थी उसे कहा जाता था उग्रहार। उग्रहार क्या है? ये वो भूमि है जो कि मंदिरों को या ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई है। उसके बाद इस प्रकार की भूमि पे कर नहीं लिए जाते थे कि ये जो उग्रहार है, इस भूमि से जो उपज होती थी, इस उपज से कभी भी गुप्त काल में कर वसूल नहीं किया जाता था। ये भूमि पूरी तरह से कर मुक्त, टैक्स मुक्त होती थी। बात करते हैं कि कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख। कायस्थ जो है वो एक प्रजाति थी। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिला है? तो इसका उल्लेख सबसे पहले मिला है याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य से इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। नारद और पराशर स्मृति से विधवा विवाह का समर्थन मिलता था कि उस समय विधवा विवाह जो होते थे इसके भी कुछ प्रमाण मिले हैं। कहां पर मिले हैं? तो नारद और पराशर स्मृति से इनके प्रमाण मिले हैं। और ये कहा गया है कि उस समय जो विधवा होती थी उसे दोबारा से शादी करने की, विवाह करने की पूरी अनुमति थी। गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। उस समय दास प्रथा होती थी। नारद ने 15 प्रकार के विवाह दास प्रथा बताई थी और मनु ने 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि नारद में कितने प्रकार के दास मिले हैं, तो 15 प्रकार के दासों का उल्लेख और 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किसमें मिला है? मनु ने बताए हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं कि सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय प्रमाण कहां से मिला है? तो सती प्रथा ये होती थी कि जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उस महिला को भी उसकी चिता में साथ में उसे जला दिया जाता था जिंदा। तो इसका भी सर्वप्रथम अभिलेख कहां से मिला है? यह मिला है एरण अभिलेख में, इसके प्रमाण मिले हैं। एरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिला है। तो एरण अभिलेख जो था उस अभिलेख में यह कहा गया है कि उस समय गुप्त काल में, या ऐसा कहें कि सती प्रथा का जो पहला प्रमाण है उसमें गोपराज नामक सेनापति थे जो कि मरने के पश्चात उनकी जो पत्नी थी उनका उसके साथ ही सती होने का उल्लेख किया गया है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। तो ये एक एक करके मैं आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, वन लाइनर फॉर्म में बता रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं कि क्षेत्र क्या होते थे। क्षेत्र, जो भूमि खेती के लिए उपयुक्त है उसे कहा गया है क्षेत्र। बात करते हैं कि कल्हणकृत राज तरंगिणी, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किसकी रचना है? तो ये कल्हण के द्वारा रचित है। और इसमें कुल कितने तरंग है? इसमें कुल 8 तरंग है। वास्तु मतलब वास करने योग्य भूमि। खिल में वो भूमि होती थी जो ज्योति नहीं जाती थी। अप्रहत, कि बिना ज्योति गई जंगली भूमि होती थी। चारागाह, जो चारागाह में होता था, जो पशुओं के चारा योग्य भूमि है उसे चारागाह कहा गया है। मंदसौर अभिलेख से यह पता चला है कि रेशम बुनकरों की श्रेणी ने एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिएगा वन लाइनर फॉर्म में बहुत अच्छी प्रकार से आप लोगों को जानकारियां मिल रही है। उसके बाद है कि चंद्रगुप्त ने व्यापारियों की एक समिति होती थी। गुप्त काल में व्यापारियों की एक समिति होती थी जिसे क्या कहा गया है? तो ये जो समिति होती थी, जो व्यापारियों की समिति होती थी, इसे निगम कहा जाता था। और निगम का जो प्रधान है वो श्रेष्ठी कहलाता था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहां से मिली। उसके बाद बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों के सिक्कों के 16 ढेर मिले हैं, जिनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो थे वो बयाना थे। बयाना अर्थात भरतपुर क्षेत्र का ये पुंज है। सोने के सिक्कों को गुप्त अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। इस समय बंगाल की ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थी। यहां से
चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ में व्यापार होता है। तो यहां से प्रमाण मिलता है कि ये उस समय में, गुप्त समय में, जो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह थी, यहां से विदेशों के साथ व्यापार होता था, जैसे चीन के साथ, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, इन देशों के साथ में व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? भृगु कच्छ, जो कि कहां था, जिसे हम भड़ोच भी कहा गया है। यहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी कि शिव की पूजा आरंभ हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि गुप्तकालीन कुछ प्रसिद्ध मंदिर, जैसे कि दशावतार मंदिर, ये देवगढ़, झांसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर, ये ईंटों द्वारा निर्मित था, ये भीतरगांव कानपुर में स्थित है। विष्णु मंदिर, तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। पार्वती मंदिर, नयना, कुठार, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर, खोह, नागोद, मध्य प्रदेश में। एक और शिव मंदिर जो कि भूमरा, नागोद, मध्य प्रदेश में था। इसके बाद विष्णु मंदिर, उदयगिरी, मध्य प्रदेश में था। उसके बाद लक्ष्मण मंदिर, ये शिरपुर, मध्य प्रदेश में स्थित था। उसके बाद उदयगिरी के मंदिर को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सेनापति वीरसेन, जो उदयगिरी का मंदिर था, क्योंकि मंदिर सारे पढ़ लिए हैं ना, तो इनके बाद ही पढ़ा है आपने कि जो उदयगिरी के मंदिर था, इस मंदिर को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने बनवाया था। उदयगिरी के गुहा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछता है कि विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति जो है वो कौन से मंदिर में स्थापित करी गई, तो ये उदयगिरी के गुहा मंदिर में स्थापित करी गई थी। उसके बाद बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफा की संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी जाती है। जो अजंता के समय की जो गुफाएं हैं, गुफाओं के नंबर है 16, 17 और 19, ये गुप्त काल की मानी गई है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। और कुल संख्या कितनी है इनकी, तो इनकी कुल संख्या है 27। गुप्त काल में ही आर्यभट्ट ने सबसे पहले शून्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि शून्य की खोज किसने करी थी? आर्यभट्ट ने शून्य की खोज करी थी। और उन्होंने कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। बेशक हमें यह लगता हो कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, लेकिन नहीं, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती हुई नजर आती है। उसके बाद अंतिम बातें हैं कि 6ठी शताब्दी में वाघभट्ट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना करी थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान और चिकित्सक कौन रहता था? धन्वंतरी रहता था। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। रामायण तथा महाभारत का अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में ही हुआ था। और गुप्त काल में चीनी रेशम को चिनांशुक तथा रेशों से निर्मित कपड़े को क्या कहा गया है? दुकूल कहा गया है। तो ये सारी जानकारियां जो थी वो हमने इस वीडियो से पढ़ी है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब यहां हमने गुप्त साम्राज्य से पहले की सारी बातें हैं, ये सारी की सारी बातें पढ़ ली हैं। आप लोगों ने अगर किसी भी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा लिंक है, आप लोग जरूर पढ़िएगा। और मैं इसी के आगे अगली वीडियो लेके आऊंगा आप लोगों के लिए पुष्यभूति वंश। उसके बाद पूरी हिस्ट्री, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और सारा का सारा मैं आप लोगों को खत्म करूंगा। तो यहां आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको करंट अफेयर, टॉप करंट अफेयर, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत के नोट्स और संस्कृत इन सब के पीडीएफ और इन सब के आपको क्लासेस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।